ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 13 वीडियो है एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एंड शेड्यूलिंग क्या होता है ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसको आप देख सकते हैं। एंड इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं FCFS। FCFS का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। प्रोसेस आर असाइंड टू CPU ऑन द ऑर्डर ऑफ देयर रिक्वेस्ट या अराइवल टाइम। प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस जो रेडी स्टेट में होगा, रेडी स्टेट में बहुत सारे प्रोसेस होंगे, तो उनमें से किस प्रोसेस को हम उठाकर CPU एलोकेट करेंगे, वो कौन से बेसिस पर होगा? उनके अराइवल टाइम पे। वो किस टाइम पर रेडी स्टेट में आए हैं उसके बेसिस पर हम किसी भी प्रोसेस को चूज करेंगे एंड उसको CPU एलोकेट करेंगे। इस FCFS में ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ अराइवल टाइम। रेडी क्यू मेंटेन ऑल प्रोसेस इन देयर अराइवल ऑर्डर। रेडी क्यू क्या करता है? जो रेडी स्टेट होता है उसमें एक क्यू बनता है एंड क्यू में क्या होगा कि सारे प्रोसेस को उनके अराइवल टाइम के ऑर्डर पे क्यू में रखा जाता है। इट मीन सबसे पहले जो रेडी क्यू में आएगा वो उस क्यू में सबसे पहले होगा एंड रेडी स्टेट में जो 2 नंबर पर आएगा वो रेडी क्यू में 2 नंबर पर होगा। इट मीन्स अराइवल टाइम के ऑर्डर पे ऑन द बेसिस ऑफ अराइवल टाइम, अराइवल ऑर्डर, प्रोसेस आर केप्ट इन रेडी क्यू। फर्स्ट अराइव प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूट फर्स्ट। जो सबसे पहले रेडी स्टेट में आएगा उसको CPU सबसे पहले एलोकेट होगा एंड जो 2 नंबर पर आएगा उसको 2 नंबर पर एलोकेट होगा, वैसे ही होगा। सेकेंड प्रोसेस विल बी वेटिंग इन द रेडी क्यू एज एंड व्हेन फर्स्ट प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड इन द CPU। जब तक कि पहला प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट होते रहता है उतने टाइम में हमारा जो सेकेंड प्रोसेस है वो वेट करेगा, रेडी स्टेट में वेट करेगा। FCFS एल्गोरिदम में यही होता है। जब तक हमारा फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए तब तक हमारा सेकेंड प्रोसेस रेडी स्टेट में वेट करेगा। एंड ये जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है ये नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव क्या होता है हमने लास्ट वीडियो में देखा है, उसको आप जरूर देख लें, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। नॉन प्रीएम्प्टिव में होता है क्या है कि हम एक बार किसी भी प्रोसेस को CPU एलोकेट कर दिए तो आप उससे CPU छीन नहीं सकते हैं जब तक कि वो प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए या इनपुट आउटपुट या ब्लॉक स्टेट में ना चला जाए। When a process completes its execution in CPU, the next process selected from ready state। जैसे ही फर्स्ट प्रोसेस का एग्जीक्यूशन CPU में कंप्लीट हो जाएगा, देन हम क्या करेंगे, दूसरे प्रोसेस को रेडी स्टेट से सिलेक्ट कर फिर उसको रनिंग स्टेट में भेज देंगे। इफ ए प्रोसेस ब्लॉक टू इनपुट आउटपुट स्टेट देन ब्लॉक प्रोसेस केप्ट इन ब्लॉक क्यू। अगर कोई प्रोसेस हमारा CPU स्टेट में था, इट मींस रनिंग स्टेट में था एंड वो चला गया किसमें, इनपुट आउटपुट या ब्लॉक स्टेट में चला गया, तो वो प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में ही रहेगा जब, एंड हम उस टाइम क्या करेंगे कि किसी दूसरे प्रोसेस को रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में भेज देंगे एंड द नेक्स्ट प्रोसेस इज सिलेक्टेड फ्रॉम रेडी क्यू टू एग्जीक्यूट इन द CPU। जब उसको क्या करेंगे, पहले प्रोसेस को ब्लॉक स्टेट में रखेंगे एंड जब तक जितने टाइम तक वो ब्लॉक स्टेट में रहेगा उतने टाइम हम क्या करेंगे, दूसरे प्रोसेस को रेडी स्टेट से सिलेक्ट कर CPU स्टेट या रनिंग स्टेट में भेज देंगे। इसका एडवांटेज क्या है, ये सिंपल टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि ये जो एल्गोरिदम है इसको सिंपल, बहुत ही इजी है इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि जो भी हमारे पास प्रोसेस आते हैं रेडी क्यू में वो किस किस टाइम पर आए हैं हम उसी टाइम के ऑर्डर पर उनको अरेंज करते हैं। तो हमें कुछ ओवरहेड नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। जिस टाइम पर वो आए हैं उसी टाइम के ऑर्डर पर उनको क्या करेंगे, लाइन में अरेंज कर देंगे। डिसएडवांटेज क्या है, कन्वॉय इफेक्ट। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है FCFS का कन्वॉय इफेक्ट। कन्वॉय इफेक्ट पर हम आगे वीडियो में एक न्यूमेरिकल भी करेंगे एंड इसको डिटेल में देखेंगे। ये अभी मैं शॉर्ट में बताता हूं होता क्या है। इफ शॉर्टर प्रोसेस अराइव्ड आफ्टर लॉन्ग प्रोसेस जॉब देन शॉर्टर प्रोसेस विल रेस्पॉन्स वेरी लेट। अगर कोई हमारा जो प्रोसेस जिसका बर्स्ट टाइम बहुत ही कम है एंड वो तब अराइव होता एंड उसके पहले कोई बहुत लार्ज प्रोसेस अराइव हो चुका है, तो वो प्रोसेस, अगर पहले लार्ज प्रोसेस आया एंड देन हमारा शॉर्ट प्रोसेस आ रहा है, तो लार्ज प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारे शॉर्ट प्रोसेस को CPU एलोकेट नहीं होगा। तो शॉर्ट प्रोसेस को उतने देर वेट करना होगा जितने देर हमारा लॉन्ग प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। इसको बोलते हैं कन्वॉय इफेक्ट। इस पे हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब हम FCFS का एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें ये P नंबर क्या है, प्रोसेस नंबर बोलिए या प्रोसेस ID बोलिए, P1, P2, P3 एंड P4 4 प्रोसेस है एंड ये BT क्या है, बर्स्ट टाइम मतलब CPU टाइम। P1 प्रोसेस को 3 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। वैसे P2 को कितना चाहिए, 5 एंड P3 को 2 एंड P4 को 4।
अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कंप्लीशन टाइम, अराइवल टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ये सारे टाइम हमको कैलकुलेट करना है। इन सारे टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पहले हम गैंट चार्ट ड्रॉ करते हैं। गैंट चार्ट क्या होता है, गैंट चार्ट कुछ भी नहीं, सिंपल हमारा प्रोसेस कैसे सीपीयू को एलोकेट होगा उसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है। अब ये सीपीयू को एलोकेट कैसे होगा ये तो हमारा डिपेंड करता है कि हमारा एल्गोरिदम कौन सा है। एंड अभी हम देख रहे हैं एफसीएफएस, तो एफसीएफएस का पॉलिसी क्या है कि जो सबसे पहले आता है उसको सबसे पहले सीपीयू एलोकेट करते हैं। एंड इस क्वेश्चन में हमें कहीं भी अराइवल टाइम नहीं दे रखा है, तो अराइवल टाइम जब नहीं दे रखा है इट मीन्स हमारा सारा प्रोसेस जीरो पर आया हुआ है, जीरो अराइवल टाइम पे। इट मीन्स सारे प्रोसेस एक ही साथ आए हुए हैं। एंड ये सारे प्रोसेस हैं कहां, ये सारे प्रोसेस हमारे रेडी स्टेट में है। इट मीन्स सारे प्रोसेस एक ही टाइम पर आए हुए हैं। एंड अगर सारे प्रोसेस एक ही टाइम पर आए हुए हैं तो ये कैसे डिसाइड होगा कि किसको पहले देंगे किसको बाद में सीपीयू देंगे, वो डिसाइड होगा कि अब हमारा प्रोसेस नंबर कौन सा है, जिसका सबसे लो प्रोसेस नंबर होगा उसको पहले सीपीयू एलोकेट होगा। प्रोसेस नंबर को हम तब देखेंगे जब हमारा अराइवल टाइम सेम हो। अगर अराइवल टाइम अगर हमारा डिफरेंट होगा देन हम अराइवल टाइम पर देखेंगे, अगर अराइवल टाइम सेम है देन हम जाएंगे प्रोसेस नंबर पे। तो सबसे पहले प्रोसेस नंबर कौन सा एलोकेट होगा, P1 प्रोसेस एलोकेट हुआ। तो यहां पर गैंट चार्ट में ऐसे ड्रॉ करते हैं कि 0 पे आया सारा प्रोसेस एंड P1 को एलोकेट हुआ। एंड ये जो एफसीएफएस है ये नॉन प्रीएम्प्टिव नेचर का, इट मींस एक बार अगर हम किसी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कर दिए तो तब तक सीपीयू के पास उसके पास सीपीयू रहेगा जब तक कि वो अपना टोटल बर्स्ट टाइम कंप्लीट ना कर ले। तो इट मींस 0 पे जब हम P1 प्रोसेस को सीपीयू दिए तो कब तक सीपीयू उसके पास रहेगा, जब तक कि उसका बर्स्ट टाइम कंप्लीट ना हो जाए। बर्स्ट टाइम कितना है 3, इट मींस 3 यूनिट ऑफ टाइम तक सीपीयू किसके पास रहेगा, P1 के पास। एंड जैसे ही 3 यूनिट ऑफ टाइम कंप्लीट होगा हमारा सीपीयू किसके पास चला जाएगा, P2 को एलोकेट हो जाएगा। एंड P2 के पास कितने टाइम के लिए रहेगा, 5, इट मींस 3 पर P2 को मिला एंड 5 पर कंप्लीट हो रहा है, इट मींस 8। एंड थर्ड, अब 8 पर जैसे ही हुआ 8 पर किसको मिलेगा, P3, क्योंकि P2 के बाद नेक्स्ट हमारा प्रोसेस आईडी या प्रोसेस नंबर P3 है। P3 एंड P4 भी है लेकिन P4 से छोटा कौन सा है, P3। इट मींस हम P3 को एलोकेट करेंगे। P3 को सीपीयू कितने देर के लिए देंगे, 2 यूनिट ऑफ टाइम, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम 2 है। इट मींस 8 पर इसको दिए तो ये सीपीयू कब रिलीज करेगा, 10 पे। एंड 10 पे किसको एलोकेट कर देंगे, P4 को कितने देर के लिए, 4। इट मींस 10 पे दिए इसको तो कब सीपीयू रिलीज करेगा, 14। ये हमारा गैंट चार्ट हुआ। ये गैंट चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, आप जैसे और आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे आपको ये ड्रॉ करना बहुत ही आसान हो जाएगा। फर्स्ट टाइम में तो थोड़ा दिक्कत जाता है लेकिन प्रैक्टिस आप कीजिएगा तो सब ठीक हो जाएगा। ये हमने गैंट चार्ट ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या देखना है, कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या होता है कि कब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो P1 प्रोसेस कब कंप्लीट होता है, 3। P1 प्रोसेस कंप्लीट होता है 3 पे। P2 कब कंप्लीट होता है, 8 पे। तो P1 प्रोसेस 3 पर कंप्लीट हो रहा है, इट मींस ये 3। P2 कब कंप्लीट हो रहा है, 8 पे। तो P2 का कंप्लीशन टाइम क्या होगा, 8। P3 कब कंप्लीट हो रहा है, 10। P3 का कंप्लीशन टाइम 10। P4 कब कंप्लीट हो रहा है, 14। P4 का कंप्लीशन टाइम क्या होगा, 14। अब हमें कैलकुलेट करेंगे टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम का जो हमारा फॉर्मूला है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब इस क्वेश्चन में हमारा सारा अराइवल टाइम क्या है, 0 है। तो हमारा कंप्लीशन टाइम इक्वल टू अराइवल टाइम हो जाए, टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा, क्योंकि अराइवल टाइम ही हमारा 0 है।